नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, जैसे कि यूपी पीएससी 2021 को टारगेट करते हुए हम लोग सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि पिछले लेक्चर आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से समझे होंगे और कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा आप लोगों को। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पिछले 2 लेक्चरों में हम लोग कॉन्टिनेंट की सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के बेसिक डायमेंशन को समझा, सारी लोकेशन के बारे में जाना और हम लोगों ने पर्वत पठार के बारे में जाना, उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जाना। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग जो नॉर्थ अमेरिका की जितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने समापन करते हुए आप लोगों को कुछ झीलों के नाम बताए थे और सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा ग्रेट लेक्स के नाम से जो झीलें जानी जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं कनाडा और अमेरिका के मध्य एक सीमा का भी निर्धारण कर रही हैं। अब वो आखिरकार हैं कौन सी, है ना? तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा कि नॉर्थ अमेरिका यानी इम्पॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर, इम्पॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। महत्वपूर्ण नदियाँ और झीलें, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है। तो जो लेक्चर आप आज अटेंड कीजिएगा इसमें 4 से 5 प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं और कई बार रिपीट करके पूछे गए हैं। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। तो अब ज़रा यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग कि महत्वपूर्ण नदियाँ और झीलें। ठीक, इसके साथ में बच्चों में एक काम और करेंगे कि जो कॉन्टिनेंट सीरीज़ आप लोगों की चल रही है ये एज इट इज़ चलती रहेगी और उसके साथ में हम लोग उसके पैरेलली एक सेगमेंट और शुरू करेंगे। जैसे आपके जो ब्रह्मांड विज्ञान का मामला है, जहाँ से ग्रह से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, चट्टान हो गया, रॉक्स और भी कई सारी चीज़ें, तो हम लोग उसको पैरेलली साइड बाय साइड उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट की सीरीज़ है ये तो एज इट इज़ चलती रहेगी। आप इसको अलग से एक बुकलेट बना लेंगे अपनी, कि जहाँ पे आप लोग सारे कॉन्टिनेंट को आप लोग कवर कर रहे हैं। उसके साथ में पैरेलली बाकी सेगमेंट भी हम लोग शुरू करेंगे ताकि उनकी तरफ भी हमारा एक टच बना रहे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग सबसे पहले लिस्ट की बात करेंगे कि भाई आखिरकार कौन कौन सी झीलें हैं। यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके उन झीलों को सर्च करेंगे और इसको ज़रूर आपको ईमानदारी से करना है। सबसे पहली झील है ग्रेट बियर लेक्स, ग्रेट बियर लेक। आप लोग सर्च करेंगे कि आखिरकार ये ग्रेट बियर लेक है कहाँ पे। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो दक्षिणी कैलिफोर्निया, मैक्सिको की खाड़ी और क्यूबा की राजधानी हवाना, यहाँ से होते हुए जा रही है। कर्क रेखा हो गई। उसके ऊपर जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आप ये रेड कलर की लाइन देखेंगे अपने मैप में, इसको बोला जा रहा है आर्कटिक सर्कल, जो बर्फीला क्षेत्र है जहाँ पे लगातार बर्फबारी होती रहती है। तो उन्हीं बर्फ़ों के पिघलने से इन झीलों का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहली झील आपने लिखा ग्रेट लेक्स, उसके बाद लिखेंगे ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव लेक। आप इनको मार्क भी करते चलिएगा, लेकिन पहले आप लोग सर्च जरूर कर लीजिएगा। तो ग्रेट बियर लेक जो है वो कुछ इस तरफ है, ग्रेट बियर लेक। ठीक उसके नीचे की तरफ आप लोग मूव करते हैं तो ग्रेट स्लेव लेक आप देख पाएंगे, वो भी इसी तरफ, ग्रेट स्लेव लेक। उसके बाद जो नेक्स्ट झील है वो है अथाबस्का झील, अथाबस्का लेक। अथाबस्का लेक, ये भी आप लोग देखिएगा, साइड बाय साइड इसको मार्क भी करते चलिएगा। अथाबस्का लेक आपका कुछ इस तरफ, अथाबस्का लेक। उसके बाद आपका जो मैंने नेक्स्ट लेक बताई थी वो थी रेंडियर, रेंडियर लेक। रेंडियर लेक आप लोग कुछ इस तरफ देख पाएंगे, कुछ इस तरफ आप लोग रेंडियर लेक को देख पाएंगे। तो 4th नंबर आपका ये हो जाता है। और एक है विनीपेग, विनीपेग लेक, विनीपेग लेक।
तो ये जो 5 झीलें हैं, ये विनीपेग की लोकेशन आप लोग देख लें अपने मैप में, ये कुछ इस तरफ होगी विनीपेग। 5 झीलें कनाडा की, यानी नॉर्थ अमेरिका में अभी आपने 5 झीलों के बारे में जाना। इनसे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये उत्तरी ध्रुव में पाई जा रही हैं, है ना, नॉर्थ पोल में ये झीलें बनी हुई हैं, तो जो वहाँ पे बर्फबारी हो रही है उन्हीं के पिघलने से इन झीलों का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप ग्रेट बियर लेक के संदर्भ में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो आर्कटिक वृत्त है वो इसके मध्य से होकर गुजरता है। तो पहला पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं कि ग्रेट बियर लेक्स के ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। यह आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक वृत्त गुजरता है, ग्रेट बियर लेक के ऊपर से आर्कटिक सर्कल गुजरता है। बस एक पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक की अगर हम लोग बात करें तो आप कनाडा में एक क्षेत्र देखेंगे नॉर्थ वेस्ट। ग्रेट स्लेव लेक की बात करें तो आप देख पाइएगा कि एक लोकेशन कुछ इस तरफ है जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, है ना, मैंने क्या नाम बोला, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ग्रेट स्लेव लेक। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी आप देख पाएंगे। और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की जो राजधानी है उसका नाम है येलो नाइफ, यहीं पे ये झील अवस्थित है। तो इसमें एक पॉइंट बना के लिखिएगा कि ग्रेट स्लेव लेक के तट पर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी येलो नाइफ अवस्थित है। येलो नाइफ अवस्थित है, ठीक। इनके बारे में बहुत अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है, इतने पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तीसरी लेक जो आपने लिखी है अथाबस्का लेक। अब ये क्यों प्रचलित है गाइज, आप ज़रा इसको जान पाएँ कि अथाबस्का लेक जो कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण झील है, यहाँ पे जितने भी शैल तेल हैं, गैस के भंडार हैं, ये इस झील के आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा कि अथाबस्का लेक के तट पर शैल तेल और गैस के भंडार, शैल तेल और गैस के भंडार की दृष्टि से ये कनाडा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कनाडा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्यों? क्योंकि यहाँ पे शैल तेल और गैस के भंडार मिल रहे हैं। कौन सी झील है भाई? अथाबस्का लेक, याद रख पाइएगा। अगली लेक जो आपने लिखी है रेनडियर लेक, ये हमारे काम की नहीं है, बट एक प्रश्न जब अगर आपके सामने आए कि भाई कनाडा के संदर्भ में निम्नलिखित झीलों के बारे में विचार कीजिए, तो कनाडा के संदर्भ में कौन सी झीलें हैं? ये झीलें यहाँ पे कनाडा में मौजूद हैं। बाकी की झीलों के बारे में हम बात करेंगे जो कनाडा और यूएस के मध्य सीमा निर्धारण कर रही है। तो जो आपकी नेक्स्ट लेक बचती है विनीपेग लेक। तो विनीपेग लेक आप देख पाएंगे, यहाँ पे विनीपेग लेक है और यहीं पे एक क्षेत्र आप देख पाएंगे मोनिटोबा। पूरे कनाडा के क्षेत्र हमें नहीं जानने हैं, है कि नहीं है? इसमें एक पॉइंट बना के लिखिएगा कि इसके तट पर मोनिटोबा राज्य, इसके तट पर मोनिटोबा राज्य की राजधानी विनीपेग अवस्थित है। विनीपेग, इसकी राजधानी क्या है मोनिटोबा राज्य की? विनीपेग। विनीपेग अवस्थित है जो विश्व स्तर पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। विश्व स्तर पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। तो विनीपेग मोनिटोबा, जहां पे आपकी विनीपेग लेक है, ये किसके लिए फेमस है भाई? गेहूं की, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विश्व स्तर पर, सबसे बड़ी मंडी विश्व स्तर पर, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कनाडा की झीलें, ठीक। यहां पे एक पॉइंट नोट डाल के आप लोग नोट कीजिएगा
इन झीलों के बाद एक पॉइंट नोट डाल के लिखिएगा कि ये उत्तरी ध्रुव के पास हैं, जहां अधिकतर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है और इनके पिघलने से इन झीलों का निर्माण हुआ है। और ये कनाडा की हिमनदीय अवशिष्ट झील, ये कनाडा की हिमनदीय अवशिष्ट झील, अवशिष्ट झील का उदाहरण है, क्योंकि बर्फ से पिघलने से ही झीलों का निर्माण हो रहा है, कोई और स्रोत तो नहीं है इनका, है ना। अब इसके बाद हम लोग जिन झीलों के बारे में बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, अब ध्यान दीजिएगा, जिन झीलों की बात मैं कर रहा हूँ उनका नाम है, उनको जाना जाता है ग्रेट लेक्स, महान झीलों के नाम से जाना जाता है। और आप लोग इन महान झीलों को कहाँ देख पाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। तो जो ग्रेट लेक्स हैं, महान झीलें हैं, आप लोग देख पाएंगे, जो हम लोगों ने बात करी थी लास्ट के लेक्चर में कि 49 डिग्री रेखा जो विश्व की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे शांतिपूर्ण रेखा है, हम लोगों ने कहाँ देखा था 49 डिग्री रेखा, यही है 49 डिग्री रेखा जो है विश्व की सबसे शांतिपूर्ण रेखा है, और जो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण कर रही है। इसी सीमा के साथ संलग्न आप यहाँ पे कुछ झीलों को देख पाएंगे, देखिए कुछ झीलें यहाँ लगी हुई हैं, है ना। बस इन झीलों के नाम जान लेने हैं और इनसे संबंधित क्षेत्रों की जो लिस्ट ऑफ लोकेशन के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी वो आपके पास है ही है। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बस इन झीलों को वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो हेडिंग दीजिएगा ग्रेट लेक्स, महान झीलें। ग्रेट लेक्स, महान झीलें। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट बना के आप लोग नोट करें कि 49 डिग्री के कोर में 5 झीलें हैं। तो ये महान झीलों की संख्या कितनी है? 5। महान झीलों की संख्या ये 5 झीलें हैं। 49 डिग्री के कोर में 5 झीलें हैं, ठीक। अब इसमें लिखिएगा जिनको महान झीलों के नाम से जाना जाता है, ग्रेट लेक्स, जिनको महान झीलों के नाम से जाना जाता है। फिर लिखिएगा इन महान झीलों के पूर्व में सेंट लॉरेंस नदी है। कौन सी नदी है भाई? अभी रिवर वाला पढ़ेंगे मामला तो और क्लियर हो जाएगा, अभी आप समझिए। सेंट लॉरेंस नदी है। इन झीलों के पूर्व में सेंट लॉरेंस नदी है जो फाइनली गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिर जाती है। तो आप लिखेंगे जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। सेंट लॉरेंस आप लोग लोकेशन पहचान रहे होंगे, पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी। तो जो सेंट लॉरेंस नदी है वो कहाँ गिर रही है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके सामने क्या मामला आया कि भाई आखिरकार यूएसए और कनाडा के मध्य कौन कौन सीमा निर्धारण कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें कि यूएसए की सीमा 49 डिग्री रेखा, यूएसए की सीमा 49 डिग्री रेखा, महान झीलें जो 5 झीलें हैं, महान झीलें और सेंट लॉरेंस नदी करती है, और सेंट लॉरेंस नदी करती है, ठीक है जी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य जो सीमा का निर्धारण हो रहा है, एक तो 49 डिग्री रेखा के साथ हो रहा है, उसके बाद महान झीलें जो 5 झीलों के बारे में अभी आप जानेंगे, और सेंट लॉरेंस नदी अंततः ये भी सीमा का निर्धारण कर रही है। सब प्राकृतिक सीमाएं हैं, कोई इन्होंने मैन मेड नहीं है, बनवाया नहीं गया है, ये सब प्राकृतिक सीमाएं हैं और इसी को ये लोग मान्यता देते हैं। सेंट लॉरेंस नदी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिर जा रही है। उसके बाद लिखिएगा
अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जरा एक चीज समझिए, लिखिएगा इसमें एक पॉइंट कि सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर, सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती हैं। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग का मतलब क्या होता है कि आप लोग एक झील से शुरू हुए और इसी में ट्रैवल करते हुए आप लोग सीधा सेंट लॉरेंस की नदी में चले जाइएगा। तो आपने क्या लिखा कि सेंट लॉरेंस नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग ये तैयार करती है। ठीक, अब ग्रेट लेक्स के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट हैं उसको जरा समझिए। हेडिंग दीजिएगा ग्रेट लेक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर हम लोग बात करने चल रहे हैं। एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है गाइस, और आप इसको देख के समझ जाइएगा एक बार, तो कैसा भी प्रश्न आ जाए। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि इस क्षेत्र से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जो फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स में हम लोग इसका पहले नामकरण कर दें, कौन कौन सी झीलें हैं। ये 5 झीलें जो हैं, फिर आगे देखते हैं इनको। देखिए ग्रेट लेक्स में आप देखिएगा सबसे पहली झील जो है वो है सुपीरियर लेक, है ना। अब आप ऐसे समझिए कि अब आप लोग ट्रैवल करने निकले हैं और सबसे पहले आप लोग सुपीरियर लेक गए हैं। सुपीरियर लेक जाने के बाद आगे की झीलों में गए, आपने वहाँ क्या क्या देखा, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली जो लेक है सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील, सबसे पहले नंबर पे सुपीरियर झील। सुपीरियर झील को जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ह्यूरॉन लेक देखेंगे आप लोग। कौन सी लेक है? ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील के आगे जैसी देखिएगा मिशिगन झील, उसके बाद इरी झील और ओंटेरियो झील। अगर आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछ ले कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी महान झीलों के संदर्भ में नहीं है, तो 5 झीलें कौन सी हैं? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और लास्ट में ओंटेरियो झील। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है गाइस, ये कैसा सीक्वेंस है? क्षेत्रफल के आधार पर, यानी सबसे बड़ी झील ये है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी ओंटेरियो झील, सबसे छोटी झील। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप मार्क करके लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि ये जो सीक्वेंस हम लोगों ने लगाया है ये है क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर ये इनका सीक्वेंस है। अब जरा एक चीज समझिए कि जो ग्रेट लेक्स की जितनी झीलें हैं इनमें एकमात्र एक झील है जो यूएसए में है, बाकी सब बाउंड्री साझा कर रही हैं, सीमा का निर्धारण कर रही हैं। तो वो कौन सी लेक है? तो आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट ज़रा ये भी समझें कि ये जो सुपीरियर लेक जो सबसे बड़ी लेक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा था उच्च भूमि, हाईलैंड। तो ये उच्च भूमि पे स्थित है, कौन? सुपीरियर लेक। और सुपीरियर लेक से आप लोग ह्यूरॉन झील में कैसे एंटर होंगे? तो यहाँ पे कैनल बनाई गई है जिसका नाम है सू नहर, सू कैनल। हो सकता है आपको मैप में ना दिखे, लेकिन परीक्षा में दिखता है कि सू कैनल किस किस को जोड़ती है। तो ध्यान रहेगा, अभी मैं लिखवाऊंगा सारी चीज़ें कि सुपीरियर नहर, सू कैनल, सुपीरियर नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। जैसे सुएज नहर पढ़ेंगे उसके बारे में, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है कि नहीं है। तो आप लोग यहाँ से एंटर हो जाएंगे ह्यूरॉन झील में, फिर आगे इसका राउंड लगाते हुए मिशिगन झील। इस तरीके से आप लोग क्षेत्रफल के आधार पर देख पा रहे होंगे। इनको नोट कर लीजिएगा और अपने मैप को भी साइड बाय साइड आप देखते रहें। फिर लिखिएगा इसमें कि ग्रेट लेक्स की झीलों में केवल मिशिगन झील यूएसए में है। ग्रेट लेक्स की झीलों में केवल मिशिगन झील ही यूएसए में है, केवल मिशिगन झील ही। ये आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरफ, ये हालांकि कनेक्शन इसका बन रहा है लेकिन पूरी ये
यूएसए में मानी जाती है। फिर लिखें बाकी अन्य झीलें कनाडा और यूएस के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। बाकी अन्य झीलें यूएस और कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब एक एक झील के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। अब आप लोग जो झील देख पा रहे हैं, सुपीरियर, उसके बाद ह्यूरॉन झील। देखिए डायरेक्ट ह्यूरॉन में नहीं जा पाएंगे आप लोग, आप मैप में हो सकता है आपको जूम करके ना देख पाएँ आप उसमें, लेकिन आपको सुपीरियर से ह्यूरॉन में जाने के लिए सबसे पहले मिशिगन जाना पड़ेगा, फिर मिशिगन से ह्यूरॉन में एंटर होंगे, फिर ह्यूरॉन से वापस होते हुए मिशिगन। यानी हम जो ह्यूरॉन लेक है इसको 2 बार क्रॉस करेंगे, 2 बार इसको क्रॉस करते हुए हम लोग फिर फाइनली मिशिगन लेक में एंटर होते हैं, है ना। तो एक पॉइंट बना के सबसे पहले लिखिएगा सुपीरियर लेक के बारे में। अब एक एक करके इनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं और क्षेत्र विशेष के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जान लेते हैं। तो सुपीरियर लेक के बारे में लिखिएगा कि इन महान झीलों में सुपीरियर लेक विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो सुपीरियर लेक है ये विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ध्यान दीजिएगा, मीठे पानी की बात हो रही है। अगर खारे पानी की पूछ लेगा, हालांकि बात की जाएगी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर लेक। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, ये कनाडा और यूएस के मध्य सीमा साझा कर रही है। ठीक, फिर लिखेंगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कैस्पियन सागर के बाद दूसरे नंबर की, जो कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यानी अगर मीठे पानी की पूछेगा तो भाई सुपीरियर लेक, अगर बोले कि विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर ही है। इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक, एक बच्चे ने कमेंट में किया था कि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग बात करें, तो मैं प्रयास करूंगा पहले कुछ सेगमेंट हम लोग कर लें, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में लाता रहूँगा, ताकि वहाँ पे भी आपका एक प्रैक्टिस भी चलता रहे। और हम प्रयास करेंगे कि उन प्रश्नों को भी ज़्यादा फोकस करें जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और जो पूछे जा सकते हैं उनको भी ध्यान रखना है। तो वो धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगे, आप मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, अब आपने देख लिया यहाँ पे सुपीरियर झील के बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि सुपीरियर झील, मतलब आप लिख सकते हैं कि यह झील सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है। यह झील सुपीरियर उच्च भूमि पर अवस्थित है। सुपीरियर उच्च भूमि। अब आप ऐसे समझिए कि ये ढाल ऐसे है और सुपीरियर झील यहाँ पे है। हाईलैंड तो यही हो गया, उच्च भूमि यही हो गई, तो पानी का फ्लो कैसे होगा? इसी तरफ होगा। आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, अपलेशियन पर्वत, फ्लो, जो वाटर फ्लो लाइन हम लोगों ने बात करी थी, प्रपात रेखा, तो वही चीज़ है। तो उच्च भूमि पर अवस्थित है। फिर लिखेंगे कि यह लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से, कौन? सुपीरियर लेक। लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किसके लिए? लौह अयस्क। लौह अयस्क की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुपीरियर लेक का। देखिएगा, इस ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है, जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, विश्व इतिहास,
वहाँ पे आपको एक सेगमेंट पढ़ना है अमेरिकी गृह युद्ध। तो जब लोकेशन से आप लोग परिचित रहिएगा तो वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप लोग उसको समझ पाएंगे कि आखिरकार कि अमेरिकी गृह युद्ध किन किन के बीच हुआ और हुआ क्यों, क्योंकि लोकेशन जाने रहेंगे यही फ़र्क डालेगा उसके अंतर्गत। ये वाला हिस्सा कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अभी आप पढ़ेंगे बाकी चीज़ों को। लौह अयस्क हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र हैं, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वहीं दक्षिण अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र की अगर बात की जाए, जहाँ पे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, अभी हम यहाँ पे भी पहुँचेंगे कि जहाँ पे गेहूँ से संबंधित मामला है, तो उन्हीं के बीच की टकराहट अमेरिकी गृह युद्ध के रूप में सामने आ रही है। तो आप इसको वहाँ पे भी कनेक्ट कर पाएंगे, है कि नहीं है? तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है। तो आपको पता लग गया कि सुपीरियर लेक उच्च भूमि पर अवस्थित है और लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि सुपीरियर लेक के समीप, आप देखें मैप में, सुपीरियर लेक के समीप यूएसए में स्थित मेसावी रेंज, हो सकता है आप मैप में ना देख पाएं लेकिन परीक्षा में जरूर देखेंगे, पूछा जा सकता है। मेसावी रेंज सुपीरियर लेक के समीप यूएसए में अवस्थित मेसावी रेंज लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र है मेसावी रेंज, इसी सुपीरियर लेक के पास है। तो लौह अयस्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाई लोहा तो आधारभूत संरचना के रूप में जाना जा रहा है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं फाइनली कहीं ना कहीं उसका भी प्रयोग किया जा रहा है ना। उसके बाद लिखिएगा आप कि लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण ही, लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण ही सुपीरियर लेक के तट पर, सुपीरियर लेक के तट पर डुलुथ, आप एक क्षेत्र देख पाएंगे, डुलुथ, यहीं पे आप देखेंगे इसको, डुलुथ को देखिए और मार्क कीजिए इसको। डुलुथ में लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित हुआ है? डुलुथ में। डुलुथ में लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है। ठीक, सुपीरियर लेक के संदर्भ में ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या? उच्च भूमि पर अवस्थित है, लौह अयस्क से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लौह अयस्क खनन मेसावी रेंज में अवस्थित है जो कि सुपीरियर लेक के पास है, और सुपीरियर लेक के पास एक क्षेत्र है डुलुथ जो लौह इस्पात उद्योग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने लौह इस्पात, लोहे का मामला सारा देखा। उसके बाद अब हम ट्रैवल करेंगे ह्यूरॉन झील की तरफ, लेकिन इसको देखने से पहले हमें एक कैनल को पार करना होगा जिसका नाम है सू कैनल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि सू कैनल सुपीरियर झील को सू नहर या सू कैनल, कि सू कैनल सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। आप देखेंगे मैप में हो सकता है शायद आपको ना दिखे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैनल बनी हुई है और यहाँ से आप ट्रैवल करते हुए इस नहर से फाइनली ह्यूरॉन झील में चले जाएंगे। तो आपने लिखा कि सू कैनल सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है और इस कैनल के समीप अवस्थित सॉल्ट सेंट मैरी, सॉल्ट सेंट मैरी, सॉल्ट सेंट मैरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के कारण लौह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आप देख पाएंगे कि ये इसको इससे जोड़ रही है और यहीं पे आप कनाडा में एक बंदरगाह देख पाएंगे सॉल्ट सेंट मैरी, ये भी फिर लौह इस्पात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जान पाए कि ह्यूरॉन झील जो है इसी के समीप ये वाला लोकेशन भी वहाँ पे वर्णित है। प्रश्न कैसे रहेगा कि भाई निम्नलिखित का मिलान कीजिए कि कौन लौह अयस्क से संबंधित है, कौन किस चीज़ से संबंधित है, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ह्यूरॉन झील के समीप कनाडा में सडबरी, अब सडबरी लोकेशन देखिए आप,
सडबरी। सडबरी विश्व स्तर पर निकेल के खनन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। निकेल, ये आपका लौह अयस्क हो गया, तो ये आपका निकेल के लिए महत्वपूर्ण है। कौन? ह्यूरन झील। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं निकेल, ध्यान से समझते चलिएगा। लौह अयस्क, निकेल, निकेल के खनन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहां का। फिर लिख सकते हैं आप कि यह कॉपर और प्लेटिनम के भंडार की दृष्टि से भी, जहां पे निकेल मिलेगा वहां पे तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉपर और प्लेटिनम, कॉपर एंड प्लेटिनम के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा? ह्यूरन झील। ह्यूरन झील के समीप एक क्षेत्र है सडबरी, उसको अंडरलाइन या उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग मिशिगन झील की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बना के, कि मिशिगन झील के तट पर शिकागो अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिशिगन झील के तट पर शिकागो अवस्थित है। देखिए जरा, और कुछ इस तरफ आप देख पाएंगे, मिशिगन झील एकमात्र झील महान झीलों में जो यूएसए में अवस्थित है, और इसी के तट पर जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं शिकागो, ये अवस्थित है। इसके संदर्भ में एक पॉइंट लिखिएगा, ये यूएसए में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यूएसए में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ मांस प्रसंस्करण के लिए भी प्रसिद्ध है। मांस प्रसंस्करण यानी नॉनवेज, मांस प्रसंस्करण उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो मिशिगन झील, एम से मिशिगन याद रख सकते हैं और एम से मांस प्रसंस्करण उद्योग, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और शिकागो तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है यूएसए का। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि यूएसए का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या लिए हुए है। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र तो है ही है, उसके साथ साथ ये परिवहन फोकस केंद्र भी है। परिवहन फोकस केंद्र का क्या मतलब होता है? शिकागो जो है परिवहन फोकस केंद्र, परिवहन फोकस केंद्र का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ से आप लोगों को हर दिशा के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी, यहाँ से हर दिशा के लिए आप लोगों को बसें मिल जाएंगी, है ना। सारी सुविधाएं आप लोगों को इस क्षेत्र से मिल जाएंगी, शिकागो क्षेत्र से, इसीलिए इसको परिवहन फोकस केंद्र बोला जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि यह यूएसए का सबसे बड़ा परिवहन फोकस केंद्र है, क्योंकि यूएसए में सभी दिशाओं में आने वाले सड़क मार्ग, क्योंकि यूएसए में सभी दिशाओं में आने वाले सड़क मार्गों और रेल मार्गों का कन्वर्जन शिकागो में होता है। क्लियर? मिशिगन झील के संदर्भ में कि मिशिगन झील मांस प्रसंस्करण, शिकागो नज़दीक परिवहन फोकस केंद्र, इतने पॉइंट आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखने हैं। और ये भी, अब जब आप शिकागो से ऊपर की तरफ आइएगा तो आपको एक क्षेत्र दिख रहा होगा गैरी, देख पा रहे हैं? गैरी एक क्षेत्र आप देख पाएंगे, गैरी। इसमें लिखिएगा एक पॉइंट बना के कि शिकागो और गैरी औद्योगिक प्रदेश, शिकागो और गैरी औद्योगिक प्रदेश लौह इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योग, लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, लौह इस्पात यानी शिकागो और गैरी औद्योगिक प्रदेश लौह इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योग की दृष्टि से ग्रेट लेक्स का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ग्रेट लेक्स का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी महान झीलों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा माना जाएगा?
इन उद्योगों की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र शिकागो और गैरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि यहाँ पर पेंसिल्वेनिया में कोयला की उपलब्धता और सुपीरियर उच्च भूमि में लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण ही लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास यहाँ पे हुआ है। सर्वाधिक विकास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो भाई उद्योग अच्छे खासे यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है फिर टकराहट तो बढ़ेगी आगे चल के, उसको आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शिकागो से जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो शिकागो से मिलवैकी में नाम लिख दे रहा हूँ। अगर आपको लगे मैं तेज बोल दे रहा हूँ तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा नोट कर लीजिएगा, लेकिन कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे समझिए कि मिलवाकी, शिकागो से मिलवाकी आप क्षेत्र देख पाएंगे मैप में अपने, देखिए उसको ध्यान से। तो शिकागो से मिलवाकी तक जो तटीय क्षेत्र है वो कृषि की संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तरी क्षेत्र है वो कृषि से संबंधित जितने भी मशीनी उपकरण बन रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लिख लेंगे शिकागो से मिलवाकी तक कृषि से संबंधित मशीनों और उपकरणों का अधिक विकास हुआ है। मशीनों और उपकरणों का अधिक विकास हुआ है ये आपका शिकागो से मिलवाकी तक। ठीक है, फिर लिखेंगे इसे यूएसए का एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बेल्ट भी कहते हैं। शिकागो से मिलवाकी तक एग्रीकल्चर बेल्ट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन बेल्ट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन बेल्ट बोला जाता है शिकागो से मिलवाकी के क्षेत्र को। ठीक है, यहाँ से प्रश्न है गाइज, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमें तो वो भी पढ़ना है, जो पूछा जा चुका है वो तो कवर हो ही जाए, और जो पूछा जा सकता है उसके लिए भी हम लोग तैयार रहें, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, मिशिगन के बाद हम लोग मूव करेंगे एरी झील में। एरी झील, देखिए एरी झील के तट पे आप एक क्षेत्र देख पाएंगे डेट्रॉइट। देखिए वहाँ पे लिखा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ नाम इसका। एरी झील के तट पर आप लोग एक क्षेत्र देखेंगे जिसका नाम है डेट्रॉइट। देख पा रहे हैं, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पे कहाँ पे है? एरी झील। लिखिएगा एक पॉइंट बना के कि एरी झील के तट पर डेट्रॉइट अवस्थित है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है डेट्रॉइट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। उसके बाद लिखिएगा एरी और ओंटारियो झील। एरी और ओंटारियो झील के मध्य हैमिल्टन अवस्थित है। एरी और ओंटारियो झील के मध्य आप देख पाएंगे हैमिल्टन, इन दोनों के मध्य हैमिल्टन एक क्षेत्र है वो अवस्थित है। हैमिल्टन अवस्थित है, जिसको कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। देखिए एक बर्मिंघम यूएस के दक्षिणी यूएस में है, एक बर्मिंघम ब्रिटेन में है, और एक बर्मिंघम जिसको कनाडा का बर्मिंघम बोला जा रहा है वो ये है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो एक कमेंट और कीजिएगा कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, किस क्षेत्र को बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो हैमिल्टन है इसको कनाडा का बर्मिंघम कह रहे हैं। कनाडा का बर्मिंघम, कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। ठीक है,
बर्मिंघम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे लौह इस्पात से संबंधित अच्छी खासी चीज़ देखने को मिल रही है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि यह लौह इस्पात उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन? आपने जो नाम लिखा है हैमिल्टन, जो कि कनाडा, जिसको कनाडा का बर्मिंघम के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट आइएगा ओंटारियो झील। ओंटारियो झील के संदर्भ में बात करें तो इसमें लिखिएगा आप लोग कि ओंटारियो झील के समीप टोरंटो, देखिए टोरंटो लोकेशन, अब ओंटारियो झील के समीप टोरंटो, टोरंटो कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, टोरंटो का है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ ओंटारियो प्रांत की राजधानी भी है। आप कनाडा में देख पाएंगे यहाँ पे ओंटारियो प्रांत है, तो पूरे कनाडा की राजधानी नहीं, जो वहाँ पे ओंटारियो प्रांत है, ओंटारियो प्रांत की राजधानी टोरंटो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है कनाडा का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वेललैंड कैनल। एक आपके सामने एक नहर और आ गई, वेललैंड नहर। एक नहर थी सू नहर, जो सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती है। वेललैंड नहर एरी को ओंटारियो से जोड़ती है। तो लिखेंगे वेललैंड एरी को ओंटारियो झील से जोड़ती है। अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। सू नहर का तो कई बार पूछा गया है ना, कई परीक्षाओं में, यूपीएससी में अलग फॉर्मेट से पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है डायरेक्टली, है ना। तो आप लिखेंगे कि इस नहर के समीप कनाडा यूएसए की सीमा पर, वेललैंड नहर, इस नहर के समीप यूएसए और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात, नाम सुना है इसका, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल। देखिए है तो एरी झील, अगर आपसे पूछा जाए कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है तो एरी झील पे है, क्योंकि ये लैंड कुछ इस तरीके से है। भाई उच्च भूमि पर तो सुपीरियर झील हो गई, जैसे ही आप लोग नीचे मूव कीजिएगा तो आप देख पाएंगे एरी झील, जहाँ पे और लैंड कुछ इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे अपलेशन माउंटेन है। ठीक है, तो वेललैंड नहर के समीप जो है नियाग्रा जलप्रपात यहाँ पे देखने को मिला, जो कि एरी झील पे देखने को मिलता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा वाटरफॉल, कई बार परीक्षा में आएगा इस नियाग्रा वाटरफॉल। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील ओंटारियो झील। इन झीलों में मैंने बताया क्षेत्रफल के आधार पर भी हमने इनको सुसज्जित किया। तो ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील कौन सी है? ओंटारियो झील। तो आप लिखेंगे कि ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। तो सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? ओंटारियो झील से। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकल रही है? ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, एक पॉइंट और लिखेंगे, यहाँ पे एक पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस झील के तट पर, ओंटारियो झील के तट पर जो नदी के स्रोत के समीप यहाँ पे एक पोर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है किंगस्टन। क्या नाम है? किंगस्टन पोर्ट। किंगस्टन पोर्ट, इस नदी के समीप जो है एक पोर्ट देखने को मिलता है किंगस्टन। ये जो किंगस्टन पोर्ट है ये बेसिकली लोकोमोटिव इंजन, जितने भी रेल इंजन होते हैं इनसे संबंधित यहाँ पे काम होता है। तो आप लिखेंगे एक पॉइंट बना के कि इस झील के तट पर नदी के स्रोत के समीप किंगस्टन पोर्ट अवस्थित है। यह कनाडा का लोकोमोटिव इंजन, यानी रेल इंजन।
लोकोमोटिव इंजन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेल इंजन। रेल इंजन उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पे ये कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि ग्रेट सॉल्ट लेक। अभी हम लोगों ने महान झीलों के बारे में बात करी। अब आप लोग अपने मैप में देखिएगा, अपने मैप में आप लोग मार्क करेंगे ग्रेट सॉल्ट लेक किस लोकेशन पे देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए कहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरफ ग्रेट सॉल्ट लेक, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। और इन 5 झीलों के संदर्भ में इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यहीं से बार बार प्रश्न परीक्षा में देखने को बनते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक है ना, इनके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा कि यह मीठे पानी की झील यह मीठे पानी की झील बोनीविले यह मीठे पानी की झील बोनीविले का एक अवशिष्ट भाग है। कौन? ग्रेट सॉल्ट लेक बोनीविले का एक अवशिष्ट भाग है, एक अवशिष्ट भाग है। उसके बाद जो खारे पानी की झील में परिवर्तित हो गया है। किस में परिवर्तित हो गई है ये झील? खारे पानी में, खारे पानी की झील में परिवर्तित हो गई है। खारे पानी की झील, खारे पानी की झील में परिवर्तित हो गई है। ठीक, उसके बाद लिखिएगा इस झील के तट पर उताह एक क्षेत्र आप देख पाएंगे यूएस के अंदर। यहाँ पे एक क्षेत्र आप लोग कुछ इस तरीके से देख पाएंगे, उताह, UTAH। देखिए जरा, देख पा रहे हैं? मिल गया? लिखिए कि इस झील के तट पर उताह की राजधानी सॉल्ट लेक सिटी, इसकी राजधानी क्या है? सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है। उम्मीद कर रहा हूं मिल गया होगा। सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप लोग एक नदी। आप देखिए अपने मैप में सर्च कीजिए, रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक नदी है कोलोराडो नदी, कुछ इस तरफ आप देख पाएंगे कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी आप लिखेंगे कि कोलोराडो नदी पर निर्मित हूवर और बाउल्डर, हूवर और बाउल्डर, कोलोराडो नदी पर अवस्थित हूवर और बाउल्डर बांध का एक जलाशय लेक मीड है। लेक मीड आप देख पाएंगे कुछ इस तरफ, यहाँ पे एक लेक है, लेक मीड। लेक मीड है। देखिए बहुत सारे नए नाम आपके सामने आ रहे हैं, तो यही तो हमें जानना है ये किन किन लोकेशन पे हैं, वो जान लीजिए। नए नए जो नाम हैं उनसे आप परिचित हो जाइए, फिर परीक्षा में कैसे भी घुमा के पूछा जाए आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो आपने लिखा कि कोलोराडो नदी पर निर्मित हूवर और बाउल्डर बांध का एक जलाशय यहाँ पे मौजूद है, जिसको बोला जा रहा है लेक मीड। लेक मीड के नाम से ही फेमस है। लिखेंगे जो कि एक मानव निर्मित झील है। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में आपको मानव निर्मित झील कौन सी मिली? लेक मीड। ये कैसी झील है? मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील लेक मीड। क्लियर? अब देखिए, अब ये सारा प्रदेश कहीं ना कहीं ठंडा प्रदेश है, तो इन झीलों, ये जो झीलें बन रही हैं बर्फ़ के पिघलने से बन रही हैं। तो आप ये भी जान पाएंगे कि जो बर्फ़ के पिघलने से झीलें बन रही हैं, सारा प्रदेश ठंडा होने के कारण, तो यहाँ पे जो घास के मैदान मिलेंगे उनको शीतोष्ण घास के मैदान बोला जा रहा है। और नॉर्थ अमेरिका में जिनको प्रेरी के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट बना के लिखिएगा इसमें कि इन झीलों के आसपास शीतोष्ण घास के मैदान
पाए जाते हैं। इन झीलों के आसपास शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें प्रेरी कहते हैं। प्रेरी कहते हैं। हालांकि जब हम लोग नेक्स्ट कॉन्टिनेंट समझ रहे होंगे या जब हम लोग वायुमंडल का टॉपिक समझ रहे होंगे तो वहाँ पे मैं सारी क्षेत्रों को बताऊंगा, बट फिर भी एक रफली आइडिया आपको हो जाए कि आखिरकार ये शीतोष्ण वाला क्षेत्र क्या है। जरा समझिए, यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ आएंगे तो 30 डिग्री साउथ, ये वाला जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहीं पड़ती हैं, सदाबहार मौसम रहता है, वर्षा होती रहती है। भाई जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी तो जो पानी है जलवाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, बादलों का निर्माण होगा, बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा है, तो सदाबहार वन भी यहाँ मिलेंगे। तो यानी इतने लोकेशन को किस नाम से जाना जा रहा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अभी आपका ये मेन टॉपिक नहीं है, बस अभी नाम से थोड़ा परिचित हो जाएं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक इसके ऊपर मूव करेंगे तो ये शीतोष्ण हो गया, शीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा है। और ऊपर मूव करेंगे तो अलग अलग नामों से चीज़ों को यहाँ पे जाना जा रहा है। जब हम लोग चक्रवात टॉपिक की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक पॉइंट लिखा कि इन झीलों के आसपास शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको प्रेरी कहा जाता है। याद रख पाएंगे? इंडिविजुअल प्रश्न भी आता है बच्चों कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ पे झील और फेमस है जिसको बोला जाता है उंगली नुमा झील। ऐसे लगता है कि उंगलियों के शेप की झील बन गई है। बस इसका लोकेशन ध्यान रखें कहाँ पाई जाती है ये। तो आप लिख लीजिएगा कि उंगलियों नुमा झील उंगलियों नुमा झील मैप में हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन परीक्षा में बिल्कुल दिखने के चांस इसके बन जाते हैं। उंगलियों नुमा झील यूएसए के न्यूयॉर्क क्षेत्र में है। कहाँ है? यूएसए के न्यूयॉर्क में। इसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग नदियों के ऊपर बात करें। ये तो हो गया आपका झीलों का मामला, जो आपको बार बार देख के उसको ध्यान रखना है। उससे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, कौन कौन से क्षेत्र किस उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। अब नदियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कई लोकेशन से आप लोग परिचित हैं। जैसे हम लोगों ने बात करी थी बेरिंग सागर से लेके ब्यूफोर्ट सी से लेके पूरा क्लॉकवाइज हम लोगों ने बात करी थी। तो मैं यहाँ पे कुछ झीलों के नाम लिख दे रहा हूँ और फिर उसको आप लोग सर्च कीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको आराम से तसल्ली से समझेंगे। तो मैं उनके नाम लिख दे रहा हूँ, आप उनको ज़रा देख लें। जो नदियाँ हैं यहाँ पे, सबसे पहला है यूकॉन रिवर, यूकॉन नदी। अगर आप थोड़ा सेंस लगा पाएँ कि यूकॉन प्लेटो हम लोगों ने पढ़ा था, यूकॉन का पठार, तो वहीं पे कहीं नदी होगी है, आप सर्च कीजिएगा। उसके बाद मैकेंजी रिवर, मैकेंजी नदी, मैकेंजी पर्वत से ही निकल रही है, वो भी आपको वहाँ ध्यान देना है। उसके बाद लिखिएगा चर्चिल और नेल्सन, चर्चिल नदी, उसके बाद नेल्सन नदी। नेक्स्ट रिवर का नाम नोट कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सी नदी किस सागर में जाके प्रभावित हो रही है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न है। तो नेक्स्ट नदी का नाम लिखेंगे सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। हडसन नदी,
हडसन नदी आप सर्च कीजिएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई हडसन की खाड़ी तो हमने यहाँ पढ़ी थी कुछ, ये कुछ इस तरीके से मैप था, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था। लेकिन हडसन नदी का लोकेशन अलग है, इसको जरूर सर्च कीजिएगा ध्यान से। फिर लिखिएगा पोटोमैक। पोटोमैक। अगली नदी है मिसिसिपी। मिसिसिपी और मिसौरी, बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के संदर्भ में, मिसिसिपी और मिसौरी। नेक्स्ट नदी का नाम नोट कीजिएगा, रियो ग्रैंडे। रियो ग्रैंडे। उसके बाद कोलोराडो, अभी हम लोगों ने बात करी थी इसके संदर्भ में, कोलोराडो नदी। फिर लिखेंगे कोलंबिया, स्नेक और फ्रेजर। कोलंबिया, स्नेक और फ्रेजर। फ्रेजर नदी। इतनी नदियों को आपको इसके संदर्भ में जानना है कि ये कहाँ कहाँ प्रभावित हो रही हैं और किन सागर में, किन महासागर में गिर रही हैं। क्योंकि यहाँ से एक डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया हुआ है और पूछा जाता है कि भाई निम्नलिखित नदियों का जो मिलान कीजिए, आप देखते होंगे मैच कीजिए उनको कि कौन सी नदी किस खाड़ी में गिर रही है, इसके संदर्भ में आपको बातें जाननी है। तो गाइज़ ये आपका आज का लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरी नदियों को समाप्त करते हुए एक क्षेत्र हमें अलग से थोड़ा सा देखना है, वो है कनाडा के संदर्भ में। वो भी हमारा मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टिनेंट सीरीज़ चल रही है ये तो एज इट इज़ आपकी चलती रहेगी, उसके साथ में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपका जो बाकी अदर सेगमेंट्स है वो भी पैरेलली आपका चलता रहे, ताकि कॉन्टिनेंट के संदर्भ में आप लोग सारी लोकेशन को देखते हुए चलें और वो जो टॉपिक रहेगा उसको भी आप लोग तैयार करते चलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।